जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वायुमंडल। हम बात कर रहे थे पृथ्वी के वायुमंडल। तो पृथ्वी के वायुमंडल का ये सेकंड पार्ट है और इसमें आज हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, इससे पहले वाले वीडियो को मैंने बना रखा है, उसको यूट्यूब में अपलोड भी कर दिया है। तो उसमें हमने ये बताया है कि पृथ्वी का वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल में कितनी गैसें होती हैं, उनका क्या परसेंटेज है, और जो गैसें वो कितने कितने किलोमीटर की रेंज में वो स्थित हैं। सारा कुछ मैंने उस वीडियो पहले वाले पार्ट में बता रखा है। तो अगर आप ये वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो पहले जाकर उसको देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वायुमंडल की संरचना। देखिए, इसमें वायुमंडल कई पार्टों में उसकी मतलब बनावट, गैसों के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर उसको कई वर्गों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। तो पहला नंबर हम लोग बात करेंगे क्षोभ मंडल। तो आइए क्षोभ मंडल के बारे में हम लोग कुछ सीखते हैं। देखिए, यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। आपको पता होना चाहिए, जो क्षोभ मंडल है सबसे पहले यही पड़ता है, सबसे नीचे पृथ्वी के करीब। अगर पूछा जाए कौन सा मंडल पड़ता है तो वो क्षोभ मंडल है। तो यह वायुमंडल सबसे नीचे वाली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर की होती है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्षोभ मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी होती है, तो वो होती है 8 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए विषुवत रेखा पर तो लगभग 18 किलोमीटर के इर्द गिर्द में होती है। क्षोभ मंडल से और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनते हैं, जैसे क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो क्षोभ मंडल होता है, अगर इस हम लोग इस मंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर मतलब डाउन होना स्टार्ट होता है। तो अगर हम 165 मीटर चल लेते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाता है। उसी तरह अगर हम 1 किलोमीटर रेंज ट्रेवल कर लेते हैं तो 6.4 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाता है। मान लीजिए जहाँ से मैं चलना स्टार्ट किया वहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो अगर मैं 165 मीटर ऊपर चला जाता हूँ तो टेम्परेचर 1 डिग्री डाउन होता है। अगर मैं वही 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे चला जाता हूँ तो टेम्परेचर 6.4 डिग्री और कम हो जाता है। नेक्स्ट, सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, तूफान, वर्षा इत्यादि सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। और यहाँ तक मैं आपको ये भी बता दूं कि क्षोभ मंडल में ही वायुयान को उड़ाया जाता है, अर्थात हवाई जहाज़ों को क्षोभ मंडल में ही उड़ाया जाता है। नेक्स्ट, इस मंडल इस मंडल को हम लोग संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक होती हैं। इस मंडल को हम अधोमंडल भी कहते हैं। तो देखिए, इसके दो इस मंडल क्षोभ मंडल तो कहते ही हैं, साथ ही साथ इसको हम लोग संवहन मंडल भी कहते हैं और अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, संवहन मंडल कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग जानते हैं कि जब हमारे यहाँ पृथ्वी से पानी भाप बन के उड़ता है, वाष्प होके जाके वो बादल का निर्माण करते हैं। तो बादल का जो निर्माण होता है इसी को हम लोग बोलते हैं संवहन। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं समताप मंडल। देखिए, जो समताप मंडल होता है इसकी क्या क्या खासियत है। तो समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें तापमान समान रहता है। जैसे अभी मैंने बात किया क्षोभ मंडल में, तो क्षोभ मंडल में हमने ये देखा था कि अगर हम लोग ऊपर की ओर बढ़ रहे थे तो प्रति 165 मीटर की दूरी तय करने पर 1 डिग्री और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 6.4 डिग्री टेम्परेचर डाउन होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर आप 18 से 32 किलोमीटर की रेंज में आप ऊपर जाइए नीचे जाइए, डजन मैटर, यहाँ का टेम्परेचर एकदम मतलब पूरी तरह से समान रहेगा। इसलिए इस मंडल को हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। ऐसा मंडल जहाँ पे टेम्परेचर ना तो कम हो ना ज़्यादा हो, पूरी तरह से समान हो, तो उस मंडल को हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। देखिए, समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली की कड़क, धूलकण एवं जलवाष्प आदि कुछ भी नहीं होता। तो ये सारी घटनाएं अभी मैंने बताया क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। समताप मंडल में बादल का बनना, बादल का गरजना, बिजली का कड़कना, धूलकण, आंधी तूफान, ये सारी घटनाएं समताप मंडल में नहीं होती।
इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। देखिए, आदर्श दशा का मतलब ये है कि अगर इस मंडल में हवाई जहाज उड़ाया जाए तो हवाई जहाज में ज़्यादा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे देखिए, हवाई जहाज में जो प्रॉब्लम आती है उसका मेन मकसद होता है मौसम में कमी आना। तो जब मौसम में गड़बड़ी होती है तो वही उसी कारण हवाई जहाज़ें क्रैश होती हैं और रडार से वो टूट जाती हैं। तो ये क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है और वहाँ पे हवा, आंधी तूफान, वर्षा, बारिश, ये सारी घटनाएं वहीं पे होती हैं। तो वहाँ पे इसीलिए दिक्कत होती है। अगर हम लोग हवाई जहाज को समताप मंडल में उड़ाएं तो यहाँ पे ऐसी कोई घटना घटित नहीं होगी और कोई जहाज में क्षति नहीं होगी। लेकिन कारण ये है कि इसमें क्यों नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर है। 18 किलोमीटर बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, इसलिए इतनी ऊंचाई पे हवाई जहाज को नहीं उड़ाया जाता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये आदर्श दशा पाई जाती है। आदर्श दशा का मतलब अगर इस मंडल में जहाज को उड़ाया जाए तो जहाज में फिलहाल कोई ज़्यादा क्षति नहीं होगी। समताप मंडल से नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है, इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिसे हम मूलाभ मेघ कहते हैं। इसका मतलब ये, जैसे देखिए अभी मैंने बताया कि क्षोभ मंडल में ही बादल बनता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समताप मंडल में भी कुछ बादल ऐसे बादल होते हैं जो निर्माण कर लेते हैं। तो उन बादलों को हम लोग बोलते हैं मूलाभ मेघ। तो उम्मीद करता हूँ समताप मंडल से संबंधित पॉइंट आपको कंफर्म हुए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओजोन मंडल। देखिए, ओजोन मंडल क्या है। धरातल से 32 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर के मध्य में ओजोन मंडल है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, धरातल से 32 से लेकर 60 किलोमीटर के मध्य में ओजोन मंडल होता है और इस मंडल में ओजोन नामक गैस पाई जाती है। ओजोन नामक गैस की परत होती है और ये इसका मेन काम होता है, ओजोन का काम होता है, ओजोन परत का, कि जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परावैंगनी किरणें, उनको क्या कर लेता है, ये अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी तक आने नहीं देता है। अगर ये किरणें पृथ्वी तक आ जाएंगी तो कैंसर नामक बीमारी पैदा कर देंगी। तो यहाँ पे जो ओजोन परत होती है वो परावैंगनिक किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। इसीलिए ओजोन परत को हम लोग पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी को प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। इसलिए ओजोन को हम लोग सुरक्षा कवच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC, CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये CFC का पूरा नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है। और जो ये गैस है ये AC रेफ्रिजरेटर को हम लोग बोलते हैं फ्रीज, जिसमें हम लोग पानी ठंडा करते हैं। तो ये जो गैसें निकलती हैं ये AC से निकलती हैं, रेफ्रिजरेटर से निकलती हैं। यही गैसें निकल के ओजोन को प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये किया जाएगा कि ओजोन को कौन सी गैस प्रभावित करती है, तो वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ से निकलती हैं, तो AC और फ्रीज से। ये दो ऐसे युक्तियाँ हैं जिनके माध्यम से CFC गैस निकलती है और ये CFC जो गैस होती है ज़्यादा क्षति ओजोन परत को देती है। तो रेफ्रिजरेटर और फ्रीज से निकलती हैं। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। तो जो CFC गैस होती है इसमें क्लोरीन पाया जाता है। इसी क्लोरीन की वजह से ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि हमारे पृथ्वी पर तमाम बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो इसका मेन कारण यह है कि ओजोन जो है ना वो अब परावैंगनिक किरणों को उतना नहीं एब्जॉर्व कर पा रहा जितना पहले करता था। तो कुछ कारण ये है कि अब ओजोन से कुछ किरणें पृथ्वी तक आ रही, इस वजह से तमाम बीमारियां जन्म ले रही हैं। नेक्स्ट, देखिए, ओजोन परत की मोटाई नापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग दूरी को नापने के लिए मीटर का उपयोग करते हैं और द्रव्यमान को नापने के लिए हम लोग किलोग्राम का उपयोग करते हैं, उसी तरह ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 5 डिग्री में वृद्धि कर लेता है। तो थोड़ा समझने वाली बात है। जैसे अभी मैंने बताया क्षोभ मंडल में क्या होता था कि वहाँ पे ऊपर जाने से टेम्परेचर डाउन होता है,
लेकिन जो ओजोन मंडल है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसमें ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें प्रति 1 किलोमीटर पे 5 डिग्री बढ़ जाता है। लेकिन समताप मंडल एक ऐसा मंडल है, वहाँ पे आप ऊपर जाइए नीचे जाइए डजन मैटर, टेम्परेचर वही का वही रहता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। अब हम लोग बात करेंगे आयन मंडल। आइए आयन मंडल के बारे में बात करते हैं। आइए हम लोग अब बात करेंगे आयन मंडल। तो आयन मंडल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसकी ऊंचाई 60 से लेके 640 किलोमीटर तक होती है। तो अगर पूछा जाए ओजोन मंडल कितने किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है, तो वो 60 से लेके 640 किलोमीटर के रेंज में आयन मंडल, सॉरी ओजोन नहीं, आयन मंडल, आयन मंडल है। यह भाग कम वायुदाब तथा परावैगनिक किरणों द्वारा आयनीकृत हो जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। इस मंडल में रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। इसीलिए संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जो संचार उपग्रह होते हैं सैटेलाइट, जैसे वो रेडियो के सैटेलाइट होते हैं, टेलीविज़न के होते हैं, टेलीफोन के होते हैं, तो ये सारे सैटेलाइट आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। कहने का मतलब अगर हम ये कहें कि जो संचार उपग्रह होते हैं वो कितनी ऊंचाइयों पे इस्टेब्लिश किए जाते हैं, तो वो कुल मिला के वो आयन मंडल में, और उनकी जो रेंज है वो 60 से लेकर 640 किलोमीटर के रेंज में इनको स्थापित किए जाते हैं। और इनका काम यह होता है कि रेडियो में जैसे जहाँ पे स्टेशन होता है वहाँ पे जो भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, तो हम देखते हैं कि वो हमारे गांव में, घरों में, शहरों में रेडियो में वही चीज़ें हमको सुनाई देती है। तो इसका मेन श्रेय जो संचार उपग्रह हैं ये करते हैं। वो क्या करते हैं, रेडियो तरंगे लाते हैं और आपके रेडियो को देते हैं, तो जो कार्यक्रम स्टेशन पे होता रहता है वही कार्यक्रम आपके रेडियो में सुनाई देता है। हम लोग देखते हैं टेलीविज़न, टीवी में भी डिश छतरी एंटीना का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर भी रेडियो मतलब ये तरंगों का उपयोग किया जाता है। हम लोग मोबाइल से कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारी आवाज़ बहुत दूर बैठे इंसान के पास आसानी से पहुंच जाती है। तो ये सारा श्रेय संचार उपग्रह के माध्यम से संभव होता है। तो ये आयन मंडल में कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संचार उपग्रह किस मंडल में छोड़े जाते हैं, तो वो दोस्तों है आयन मंडल। और आयन मंडल की जो डिस्टेंस है वो 60 से लेके 640 किलोमीटर के बीच है। अब हम लोग लास्ट इस वीडियो में एक मंडल और बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। तो आइए वायुमंडल को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए वायुमंडल क्या होता है। अगर पूछा जाए वायुमंडल कहाँ से कहाँ तक, मतलब कितने किलोमीटर की रेंज में है, तो इसका भी कोई बाउंडेशन नहीं है। ये कहा जाता है कि 640 किलोमीटर से ऊपर ऊपर का जो मंडल होता है उसका निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिए इस मंडल को हम लोग बोलते हैं, इसके ऊपर के मंडल को हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। तो 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को हम वायुमंडल कहते हैं। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, यानी वायुमंडल के ऊपर कोई मंडल नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियालिस होने की घटनाएं होती है। आप लोग इमेज में देख लीजिए, आसमान में देखा करिए, कुछ इस तरह की घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। आप देखते होंगे कि मतलब आसमान में कुछ ऐसे रंग बिरंगे कलर दिखने लगते हैं, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑरोरा। तो ऑरोरा, इसी को बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस भी और ऑरोरा बोरियालिस। ये डिपेंड करता है कि जैसे ये जो ऑरोरा की घटना घटित होती है, ये उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में देखी जाती है। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के हिसाब से इनका हम लोग ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरियालिस नाम रख देते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातः काल, जबकि बोरियालिस तथा ऑस्ट्रालिस का अर्थ होता है क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी। इसी कारण उन्हें उत्तरी ध्रुव प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुव प्रकाश के नाम से जानते हैं। ये जो ऑरोरा बोरियालिस होता है ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में देखा जाता है, और जो ऑरोरा ऑस्ट्रालिस होता है ये पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में देखा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑरोरा ऑस्ट्रालिस किस ध्रुव में देखा जाता है, ऑरोरा बोरियालिस किस ध्रुव में देखा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि जो ऑरोरा की घटना घटित होती है वो किस मंडल में होती है, तो आपको ये ध्यान देना है वायुमंडल। इसमें देखिए मैं आपको एक बार रिकॉल थोड़ा सा करा दूं, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हवाई जहाज़ को किस मंडल में उड़ाया जाता है, तो ज़्यादातर वो
क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। क्वेश्चन ये किया जाएगा कि जो हवाई जहाज है उसका आदर्श दशा किस मंडल में मिलेगा, वो है समताप मंडल। बादल बनना, बादल गरजना, बिजली का कड़कना, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में देखी जाती हैं। और क्वेश्चन ये किया जाए कि जो संचार उपग्रह होते हैं उन्हें किस मंडल में छोड़ा जाता है, तो आपको ध्यान देना है वो है आयन मंडल। और पूछा जाए कि ओजोन परत किस मंडल में उपस्थित होती है, तो वो है ओजोन मंडल में। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सारी जानकारी मैंने आपको बताया, आपको अच्छा भी लगा होगा, आपकी जानकारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।